देहांत हो गया। माताजी उस समय जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, उस समय वो इसी माटी से थी, ज्यादा शिक्षा नहीं हुई थी। जैसे तैसे वो बच्चा पढ़ रहा था, तो उस बच्चे को लगा कि अब मेरे पिताजी नहीं हैं, कुछ करना चाहिए, शिक्षा के लिए कैसे पैसे आएंगे, क्या करेंगे। तो उस बच्चे को जो पहली नौकरी मिली वो एक मेला स्थल के बाहर पैम्फलेट बांटने की थी। पैम्फलेट बांटते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, वो बांटने की थी। कुछ समय बाद उस बच्चे को, वो पढ़ भी रहा था, उस बच्चे को दूसरी नौकरी मिली। वो एक कुरियर कंपनी में, एक कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस का आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, लेकिन उस समय वो डायरेक्टरी छपती थी कि मेला में कितने लोगों ने भाग लिया, उन सबका फोन नंबर, पता वगैरह, ऐसे 400-500 पेज की एक किताब छपती थी। वो किताब वो बांटने का उनको काम मिला। प्रत्येक दिन के 100 रुपए मिलते थे। आप उसमें बस में जाओ, टेम्पो में जाओ, दौड़कर जाओ, खाना खाओ, नहीं खाओ, आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो वो उनका दूसरा काम था, कुरियर कंपनी का। ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे काम मिले। उस समय उनका पहली बार उनको देखने को मिला एक सफेद रंग का डब्बा कुछ कुछ दफ्तरों में रखा हुआ था टेबल के ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या चीज है, आपके यहाँ क्या रखा है। तो भाई तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। तो पूछा कि सर क्या है। उन्होंने कहा इसे कंप्यूटर बोलते हैं। ये उस समय है जब भारत में कंप्यूटर का सिर्फ उद्घाटन हुआ था, आने कुछ कुछ शुरू हुए थे। तो पूछा भी कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में कैसे जाने। तो उन्होंने कहा आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा, ये जादू का डब्बा आप तभी समझ सकते हैं। तो उस बच्चे ने इंजीनियरिंग बनने की सोची। किसी तरीके से माताजी ने लोन लेकर कुछ करके, कुछ तो भी करके, उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। जब वो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, जब वो तीसरे साल में थे इंजीनियरिंग के, तो उनका एक सरकारी महकमे में उनका नौकरी उनकी लग गई। 3rd ईयर में जब थे वो, 4th ईयर में उनको पढ़ाई पूरी करनी थी और उनको वहां जाके उनकी माताजी ने कहा भाई अब मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकती, फीस के पैसे नहीं दे सकती, तो अब क्या करा जाए। तो जहां पर वो पढ़ रहे थे वहां पर वो जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, रायपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, उनके कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के मित्र, उन सबको बताया कि यार मेरे पास अब पैसे नहीं है, फीस कैसे देंगे। जैसे तैसे करके साल गुजरा, उनको बस पास होकर उस सरकारी महकमे में जाकर नौकरी ले लेनी थी। केंद्र सरकार की नौकरी उनको मिल रही थी। एग्जाम से 6 दिन पहले, एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से 6 दिन पहले वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर दाहिने हिस्से में लकवा मार गया है। अब वो बहुत परेशान, बोला अपने घर में मैं क्या बताऊंगा, घर में तो सब लोग, मेरी बहन, मेरी माताजी, ये सब कुछ इस सोच में हैं कि नौकरी मिल रही है, नौकरी ज्वाइन करेंगे। ईश्वर की दया से, डॉक्टरों की कृपा से और बहुत शुभकामनाओं से इलाज भी चला, पढ़ाई भी करी। वो टेम्परेरी था और वो ठीक हुए। उन्होंने सरकारी महकमा ज्वाइन करा, 26 साल नौकरी करी। आज वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। तो ये कहानी मैं अक्सर इससे शुरुआत करता हूं, इसी बात से बोलकर आप कर सकते हैं। आपके मन में ये दृढ़ निश्चय होना है कि मैं कर सकता हूं। हमने कुछ समय पहले इस विषय पर चर्चा किया कि बोलचाल, व्यवहार, बातचीत, आप सभी ने इस बात को माना कि ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई एक तरफ, किताबी ज्ञान एक तरफ, व्यावहारिक ज्ञान जिसको हम कई बार अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान एक तरफ, और लोगों के साथ मिलना जुलना, व्यवहार रखना। वो लोग आपके कलीग हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, इस दफ्तर में रहने वाले लोग हो सकते हैं। उनके साथ मिलजुल कर जो एक वो व्यवहार है, वो चीज बहुत जरूरी है। इस चीज को, इस ज्ञान को, इस स्किल को
दो शब्दों में बोला जाता है। पहला कहलाया जाता है हार्ड स्किल, हार्ड स्किल, और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। जैसे हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हार्ड स्किल वो स्किल है, वो ज्ञान है जो आप किताबों में, एग्जाम्स में पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिजिक्स, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी चीजें जो हैं ये कहलाई जाती हैं हार्ड। सो जो भी आप काम करते हैं वो दो श्रेणियों में आता है। पहला काम यानी जॉब, दूसरा कैरियर यानी आजीविका, जो आपके साथ जीवन भर रहेगी। काम वो चीज है जो टिके रहने के लिए है। भाई आज मुझे इस महीने की तनख्वाह मिले, मैं काम कर रहा हूं, चाहे एलआईसी हो, बैंक है, सरकारी महकमे में है, जो भी है हम हैं, वो टिके रहने के लिए, नौकरी है मेरी। ये चीज लघु अवधि, कम समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। ये इसमें सबसे जरूरी है वेतन। भाई कहां मुझे तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, मैं उस दफ्तर में जाकर काम करूंगा, और इसे आप बदल लेते हैं। और अमूमन इसमें परिवार का कोई भी इसके अंदर परिवार से कोई जुड़ाव नहीं होता। मतलब परिवार को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, घर में तनख्वाह आ रहा है और आप काम कर रहे हैं। इसके बदले में दूसरा, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कैरियर। कैरियर मतलब समझते हैं आप, कैरियर शब्द समझते हैं, जॉब कैरियर। तो अब मैं बात कर रहा हूं कैरियर की। कैरियर वो चीज है जो आपके जीवन भर आपके साथ रहता है, जो सिर्फ आपकी तनख्वाह नहीं है, जो आपका व्यवहार, बोलचाल, उठना बैठना, जीवन शैली, इन सब चीज पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें प्रभाव पड़ता है आपके परिवार पर भी, आपका परिवार भी उससे जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं कैरियर। तो वो कैरियर वो चीज है जिसको आप उद्देश्य के रूप में करते हैं। मैं मानता हूं आप सभी बच्चे जो यहां पर हैं, जो भी पढ़ रहे हैं और जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, आप सभी कैरियर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यह आपका उद्देश्य है, यह आपके जीवन का लक्ष्य है, आप उसे करना चाहते हैं, नौकरी के तौर पर नहीं। ऐसा मेरा मानना है। मैं सही हूं या गलत? तो इसको लगभग जीवन भर करते हैं, और इसमें पारिवारिक गौरव, परिवार का विकास, सब कुछ उसके अंदर जुड़ा होता है। इसको बोला जाता है कैरियर, जहां पर आप, जिसके लिए आप यहां पर हैं, जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। अच्छा, आपको ही आना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे सॉफ्ट स्किल्स की, वो चीजें जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका टेस्ट सिर्फ एक है, जीवन। जीवन ही उसका टेस्ट है, जीवन ही आपको बताएगा कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल हैं या नहीं, अच्छी हैं या नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? पहले हम आते हैं हार्ड स्किल। हार्ड स्किल में वो चीज हैं जिनको सिखाने के लिए आपको कोई परीक्षा देनी है, कोई कॉलेज जाना है, कोई डिग्री लेनी है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, जो कोई एक सिखाने योग्य है। जैसे कहें अकाउंट्स, प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट, डिग्री, अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी, ये सभी चीजें हैं जो आप किसी ना किसी आप मापदंड पर, टेस्ट एक मापदंड है, आप उस मापदंड को पूरा करते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल इसके बदले में, इसमें सॉफ्ट स्किल जो है व्यक्ति की सामाजिक क्षमताएं हैं। आप सभी के अंदर सॉफ्ट स्किल हैं, सामाजिक क्षमताएं। आप जब किसी ऑफिस में जाकर किसी से मिलते हैं, आप कभी रिश्तेदारों से जाकर मिलते हैं, आप अपने मित्रों से जाकर मिलते हैं, एक सामाजिक व्यवहार होता है जो हम करते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, अरे बड़ों से मिले हो नमस्ते तो बोलो, सामाजिक व्यवहार है। किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या नमस्ते? कोई बच्चा, आप लोग, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। एक तरीका है सामाजिक व्यवहार करने का। तो सामाजिक वो व्यक्ति है जो दूसरों के साथ संबंध कैसे बनाए, व्यवहार कैसे करें, बातचीत कैसे करें, इनको सॉफ्ट स्किल बोला जाता है। क्या आपके इमोशन सॉफ्ट स्किल होते हैं? इमोशन समझते हैं? क्या इमोशन सॉफ्ट स्किल में आते हैं? क्यों? कैसे? एग्जांपल दीजिए। कभी ऐसा होता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है और मैंने ठीक से बातचीत नहीं करी, उस वजह से आज स्कूल में कुछ डांट पड़ी थी, कॉलेज में, कोचिंग में कुछ डांट पड़ी, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और मैंने उसको ठीक से दूसरों के साथ जो उससे जुड़े हुए भी नहीं है, वहां पर मेरा व्यवहार ठीक नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ? कभी आपने महसूस किया? और जब आप बैठकर उसके बारे में सोचेंगे, यार ये ऐसा क्यों था, या आपकी माता जी ने या किसी ने टोका, यार तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, क्या बात है? उन्हें नहीं, स्कूल में है, वहां पर ऐसा हुआ था। या आपके पिताजी हैं, पिताजी घर आते हैं तो आपकी माता जी समझ जाती हैं कि आज तो ऑफिस के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है,
या बिजनेस है, आज तो कुछ किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो ये हमारी सॉफ्ट स्किल होती है। हम कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हम कैसा दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, ये सॉफ्ट स्किल की श्रेणी में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सॉफ्ट स्किल क्या जीवन में महत्वपूर्ण है? आप क्या कहते हैं? अगर अगर माना जाए 100%, एक सॉफ्ट स्किल एक हार्ड स्किल, तो आपका अंदाजा क्या कहता है? हार्ड स्किल कितने प्रतिशत, सॉफ्ट स्किल कितने प्रतिशत? 50-50? ओके, और बताएं, बोलिए, कुछ कुछ तो नंबर दीजिए। 90%? ओके, बताइए आप, मैडम बताइए आप। 50-50, पीछे बताएं आप बताएं सर, आपके अंदाजे में सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल कितना कितना होगा? 60-40, 60 क्या होगा? सॉफ्ट स्किल। ओके, आप बताएं मैडम, लास्ट कॉर्नर में। हाँ बोलिए। 80% हार्ड स्किल, ओके, सॉफ्ट स्किल यानी हार्ड स्किल ज्यादा जरूरी है। ओके, आप बताएं। ओह, आप उल्टा बता रहे हैं। ओके ओके, गुड। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है और आप सब लोगों के विचार हैं कि सॉफ्ट स्किल कितनी होनी चाहिए और हार्ड स्किल कितनी। देखते हैं इसके बारे में कोई स्टडी हुई है किसी ने, या ये सब नंबर जो है किसी ने ऐसे ही अपने मनमर्जी से बोल दिया, कहीं पर इसके बारे में है क्या? देखते हैं इसके। तो समझते हैं कि कैरियर पर सॉफ्ट स्किल का क्या प्रभाव पड़ता है। कैरियर में तो यहां पर सिर्फ हम किताब पढ़ रहे हैं, आज तक स्कूल कॉलेज जहां भी जाओ सवाल यही आता है, नंबर कितने आए, डिवीजन कौन सी आई, 101% नंबर आए या नहीं आए। 100% में भी बात नहीं चलेगी आजकल, तो 101% चाहिए। ऐसे ही होता है, बोले 101% क्यों नहीं आए, 100% क्यों आए। पहली रैंक से भी बात नहीं चलेगी, पहली से ऊपर अगर कोई रैंक है तो उस पर चलेंगे। तो हम बात करते हैं, देखते हैं कि कैरियर पर सॉफ्ट स्किल का क्या प्रभाव होता है। कैरियर में आपकी सफलता, ये एक स्टडी हुई थी, अमेरिका की 3 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, कार्नेगी मेलन, उनकी फाउंडेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड रिसर्च। इन 3 यूनिवर्सिटी ने सही कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, 85% सफलता आपकी सॉफ्ट स्किल्स पर है। आप जो भी काम करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, 85%। आपने कहा था ना मैडम, आपने कहा था, ओके। 85% सफलता सॉफ्ट स्किल्स पर निर्भर करती है और 15% सफलता आपकी हार्ड स्किल पर होती है। लेकिन हम पूरे जीवन भर इसका उल्टा करते रहते हैं, हम सिर्फ हार्ड स्किल की तरफ ध्यान देते हैं। हार्ड स्किल जरूरी है, 15% आपका क्या कौशल है, आपकी क्या नॉलेज है। कभी मन में ये सवाल उठा, कभी मन में ये जिज्ञासा उठी, यार मैं तो इतनी पढ़ता रहता हूं या इतनी पढ़ती रहती हूं, लेकिन वो तो दिन भर पढ़ता नहीं है या दिन भर पढ़ती नहीं है, लेकिन आज जीवन में देखो वो जो है बिल्कुल सक्सेसफुल है, सबसे बातचीत कर सकता है, सबके साथ चर्चा कर सकता है, लेकिन मैं दिन भर पढ़ता रहती हूं, मेरे ग्रेड अच्छे आते हैं, मेरे नंबर अच्छे आते हैं। कभी ऐसा सवाल मन में उठा? सॉफ्ट स्किल, जिसको हम कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वो बहुत वाकपटु है। एक शब्द है वाकपटुता, बोलते कैसे हैं, वो एक छोटा सा शब्द है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज सॉफ्ट स्किल के अंदर आती हैं। तो सॉफ्ट स्किल आपके जीवन में बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल का 85% हिस्सा, 85% सफलता में सॉफ्ट स्किल का हिस्सा है और 15% आपके हार्ड स्किल का। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल को कोई बोले कि सर ने एक आए थे, उन्होंने कहा 15% पढ़ाई का है, आज से महीने के 85% दिन मैंने तो बातचीत ही करनी है और 15% दिन पर ही मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। और तो एक सर आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया था, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था। अच्छी बात यह है, ये हार्ड स्किल का इस्तेमाल करने के लिए जो भी आपने सीखा है, आपको 85% मेहनत सॉफ्ट स्किल के जरिए करनी पड़ेगी। आपको हार्ड स्किल के बिना सिर्फ सॉफ्ट स्किल काम नहीं हो सकता, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल के बिना काम नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको पढ़ाई भी आनी है, आपको सॉफ्ट स्किल भी आनी है। सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सॉफ्ट स्किल है। क्यों बे, समझ आ रहा है? माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा शब्द यूज किया। ये जो शब्द है, और आपने मेरी आवाज देखी ऊंची चली गई थी, ये सॉफ्ट स्किल। हो सकता है शायद आपके मन में अचानक से लगा, अरे
ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब हम काम करने जाते हैं तो हमारे विचार, हम व्यावहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज और उसको प्रकट करने के लिए हमारे शब्द कैसे हैं, शब्द की टोन कैसी है, हमारी आवाज कैसी है, क्या हम गुस्से में हैं या खुशी में हैं, इन सब चीज का असर पड़ता है जिस व्यक्ति को आप आदेश दे रहे हैं या जिस व्यक्ति से आदेश ले रहे हैं, दोनों के ऊपर। माफ कीजिएगा, मैंने आपको ऐसे दिया, ऐसे एग्जाम्पल था। मैं आपको अपने सॉफ्ट स्किल बेहतर बनाने के लिए 5 सुझाव दे रहा हूं। ये सुझाव अंतिम सुझाव नहीं है, जीवन में और भी जगह से आपको सुझाव मिलेंगे। मेरे अनुभव के हिसाब से ये 5 सुझाव हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है और भी हो सकते हैं। ये सुझाव वो हैं जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला, सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। एकल होकर काम नहीं करें, ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। तभी आपको दूसरों का टेम्परामेंट, दूसरों का विचार, दूसरों की भाषा, दूसरों का मूड और इसी तरह से आपका विचार, आपकी भाषा, तभी वो समझ आ पाएगी। हर बार जो हम बोलते हैं जरूरी नहीं है कि हमारी बोलचाल सामने वाला समझ ले। हर बार सामने वाला जो बोल रहा है आप समझ पाए, जरूरी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में ऐसा कितनी बार हुआ कि आपकी माताजी ने या पिताजी ने या बड़े भाई बहन ने आपको टोका, यार तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। कभी ऐसा हुआ कैसे ऐसे शब्द आए, यार तुम बोल रहे हो, गोल मोल बोलो, सीधे बोलो। ये कौन सी एक पिक्चर थी आमिर खान की, वो 3 इडियट्स में ये डायलॉग शायद उनका टीचर बोलते हैं 3 इडियट मूवी में कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो घर में कभी ये प्रैक्टिकल में कभी प्रभावित तौर पर ये आया सवाल, कभी ऐसा उठा कि बेट होता है, अरे सीधे सीधे बोलो क्या बोलना चाहते हो, ऐसे गोल मोल, क्या पैसे चाहिए तुम्हें, नहीं मिलेंगे, नए कपड़े चाहिए, नहीं मिलेंगे, होता है ऐसे है। तो गोल मोल बात हो रही है। तो पहली सुझाव है सामूहिक गतिविधियों में भाग लें, जहां पर आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला समझे, सामने वाले का मूड, सामने वाले का विचार, सामने वाले के थॉट्स वो आप समझें। जो भी हम बोलते हैं वो हम समझते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। ऐसा कितनी बार आप लोगों ने महसूस किया कि यार बाद में यार मैं कहना कुछ और चाहता था, एक्चुअली मैंने कुछ और कह दिया। ऐसा कभी हुआ है? तो क्यों? वो तो आपके विचार हैं, आप ही बोल रहे हैं और आप ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये इस वजह से होता है जो हमारे मन में विचार हैं, जो हम कह रहे हैं, शब्दों से निकल रहा है और सामने वाले तक पहुंच रहा है, तीनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही नॉर्मल है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो सामने वाले को मिल रहा है, तीनों में सामंजस्य नहीं हो पाता। तो हम सोचना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं और बात कुछ और पहुंचती है। ऐसा ही जब आपके पास कोई बात मिल रही है, आपके सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आपके कान में कुछ और जा रहा है और आप उसको समझ कुछ और रहे हैं। कितनी बार होता है जब हमें बोलता है अरे यार मैं मूड में था, मैंने सुनी नहीं तुम्हारी बात, दोबारा बोलना। सुना तो था, बात तो सुनी थी, लेकिन दिमाग में वो रजिस्टर नहीं हुई, मस्तिष्क में वो गई नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। तो भेजने के समय यानी जब हम भेज रहे हैं और पाने के समय जब हमें मिल रही है, सामंजस्य नहीं मिल पाता। सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। दूसरा है पढ़ना लिखना बोलना विशेषज्ञों के साथ। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, सब कुछ तो ठीक है, मैं भी तो खड़ा हूं। तो जब आप किसी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे जो क्षेत्र में है, तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका क्या असर होगा, बात सही बोली जाए या नहीं बोली जाए उसका क्या असर होता है। मार्गदर्शन प्राप्त करें, गाइडेंस लें, लोगों से बातचीत करें कि मैं जो रास्ते पर जा रहा हूं, शिक्षा के तौर पर नहीं, जीवन के तौर पर, जिस रास्ते पर मैं जा रही हूं, जो मैं बातचीत कर रहा हूं, जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, क्या वो ठीक है, क्या सही रास्ते पर है। मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपना मूल्यांकन करवाएं। मूल्यांकन मतलब ये नहीं कि हम बिकवाली कर रहे हैं, भैया आओ मेरी बोली लगा लो, ऐसा नहीं। मूल्यांकन कराने का मतलब है कि कोई आपको बताए हाँ यार तुम्हारा थोड़ा ना टाइम वगैरह बर्बाद करते हो, तुम थोड़ा टाइम सही लगाया करो। कई बार ऐसे होता है जो आपका भला चाहते हैं वो कई बार बोलते हैं यार समय बहुत बर्बाद कर रहे हो तुम आजकल, जाके पढ़ो, आपका मूल्यांकन हुआ। इतना क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतने पन्ने पन्ने क्यों लिख रहे हो, सही से लिखो, हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक करो अपनी। आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है। यानी जो व्यक्ति आपसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं,
पदवी में बड़े हैं उनसे आपका मूल्यांकन हो। बड़े, ये काफी एक बड़ा मैंने लिखा हुआ है, अपने आराम क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये एक नॉर्मल व्यक्ति का परिवेश, जिस फ्रेंड्स के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, यहां पर आप बैठे हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है। शायद जब आप पहली बार यहां आए होंगे, पहले दिन जब आए होंगे, मन में थोड़ा सा विचलित हो गया, यार कैसे लोग होंगे, कैसे होगा। मैं आपसे बात कर रहा था, आते ही साथ पीछे भी गया, आप सब लोगों से बात करी। क्यों? क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। मैं अपने आप को और आपको कंफर्टेबल करना चाहता था, जिससे आप और मैं एक विचारधारा पर आ जाएं। आप कुछ कह रहे हैं? ओके। जिससे कि आप और मैं एक विचारधारा, यानी कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये बहुत जरूरी है। जब आप कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र से बाहर आते हैं, तब आप लोगों के साथ बातचीत करें और संवाद करें, तभी आपको अपनी पता चलेगी कि मैं किस गहराई में हूं, सामने वाला किस गहराई में है। कंफर्ट क्षेत्र में, आराम क्षेत्र में तो हर व्यक्ति कर सकता है, आराम क्षेत्र के बाहर जाकर तब होगा। इसके अंदर कुछ जो मेरी उम्र के माता पिता यानी या बड़े लोग, उनका भी थोड़ा सा दोष तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वो भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाहर नहीं जाना, बात मत करो, कहां जाओगे, कुछ नहीं होगा, हम कर देंगे। कॉलेज की फीस जमा करानी है, कुछ करना है, चिंता मत करो, हम कर देंगे। ये भी होता है। तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर आइए, बातचीत करें, सहयोग करें, सहयोग लें। जब आप दोनों चीजें एक साथ करेंगे, कंफर्ट क्षेत्र से बाहर आएंगे, तब आप जाके और परिपक्व बनेंगे। तो ये 5 मेरी तरफ से सुझाव हैं आपको अपनी सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं भारतीय रक्षा दलों में किस तरह से एक अधिकारी के तौर पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में आपके कोई विचार या कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सवाल हैं आपके? अभी तक जो हमारा अभी तक का प्रेजेंटेशन रहा, कुछ भी विचार? हाँ हाँ, हाँ, आप किस विषय पर चाहेंगे मैं बात करूं? पहला है सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। एकल एकाकी गतिविधियों में नहीं, सामूहिक गतिविधियों में, जहां भी आपको मौका मिले। आप सभी या तो कॉलेज में होंगे या कॉलेज से अभी आए होंगे, आपके कॉलेज में काफी सारे मौके मिले होंगे जहां पर सामूहिक गतिविधियां हैं, ग्रुप स्टडीज जैसे अभी आपने कहा। तो जब आप सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तब आपको अपनी कमी पता चलेगी, सामने वाले की कमी पता चलेगी, अपने पॉजिटिव, सामने वाले के पॉजिटिव पता चलेंगे। हम दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होकर बात कर सकते हैं, एडजस्ट होना, ये सभी चीजें जब आप ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, तभी आप सीख पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो, मैं दोष नहीं दूंगा, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एकाकी होते हैं, वो ग्रुप में उठ बैठ नहीं पाते, उनको बहुत मुश्किल होता है ग्रुप के अंदर उठना बैठना। पर अगर वो अकेला है तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही विचारधारा के लोग कई ऑफिसेस में भी आते हैं। आप आगे कोई क्षेत्र ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो अकेले होकर तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जहां ग्रुप में आ जाएगा, अब ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग सभी सेम मानसिकता के नहीं होते, कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग किसी क्षेत्र में अच्छे हैं, किसी लोग किसी क्षेत्र में अच्छे हैं, उनको पहचानना। आमिर खान की ही एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, लगान। उस लगान को एज अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट उस पिक्चर को स्टडी किया गया। उस पिक्चर के अंदर 11 खिलाड़ी, हर खिलाड़ी की अपनी अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं, और आमिर खान उन प्लस पॉइंट को कैसे फायदे में लाता है। कोई व्यक्ति बोल पाता है अच्छे से, कोई व्यक्ति अच्छे से गेंद पकड़ पाता है, कोई अच्छे से मार पाता है, उनका वो कैसे फायदा उठाते हैं अपना टीम को जितवाने के लिए। उसी तरह से सामूहिक गतिविधियां, पढ़ना लिखना बोलना विशेषज्ञों के साथ, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तभी आपको प्लस और माइनस पता चलेगा कि कहां पर कमी है मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में, मेरे बातचीत में। अपना मूल्यांकन कराएं, कोई व्यक्ति आपको बताए, वैल्यू करके बताए कि हाँ भाई आप ठीक हैं या नहीं है, क्या चीज रास्ते में ठीक नहीं है, कौन से व्यवहार आपके ठीक नहीं है। आराम क्षेत्र से बाहर आएं, लोगों के साथ ग्रुप में बातचीत करें, और जो भी कोई आपका सीनियर हो जो थोड़ा आपसे ज्ञान जानता हो, उनसे मार्गदर्शन करवाएं। और ये चीजें एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज मैं मिल लिया, फोन कर लिया, ईमेल भेज दिया, सब कुछ हो गया। ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आपके व्यवहारिकता का, प्रैक्टिकल नॉलेज का एक हिस्सा होना चाहिए। आप कैसे इस चीज को हर समय लें। तो पढ़ाई अलग, सॉफ्ट स्किल अलग, करेक्ट? ओके, हाँ हाँ,
ये क्यों होता है? ओके, वेरी गुड। तो आपका सवाल है कि मैं बोलना चाहती थी कि 85% नेचर और सॉफ्ट स्किल पर निर्भर है, लेकिन मैंने बोल दिया इसका उल्टा, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारी साइकोलॉजी, हम कैसा विचार रखते हैं, उस समय हमारा इमोशन क्या था? हो सकता है उस क्षण जब आप बोल रही थी, शायद आप किसी वजह से, या तो मैं हूं, अनजान हूं, कुछ बोलना है और अचानक से पजल हो गए उस क्षण के लिए, और जो आप बोल रहे थे उसका उल्टा बोल दिया। तो मस्तिष्क ने वो बात तो रजिस्टर करी 85%, लेकिन ये रजिस्टर करना भूल गया कि 85% सॉफ्ट स्किल, आपने उसके बदले में बोल दिया 85% हार्ड स्किल। पर एक बात और थी, जब मैं उसको दोहरा रहा था, आप बोल सकते थे नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी, मैं ये बोलना चाह रही थी। तो ये चीज बोलना, ये चीज को कॉन्फिडेंटली कह पाना, वहां पर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप उस विचार को कितने अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। ये दूसरे लेवल पर आ जाता है। पहली बात तो है बोलना, दूसरी चीज को कितना कॉन्फिडेंटली बोलना, वो दूसरे लेवल पर है। किसी समय भविष्य में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब उस पर चर्चा करेंगे कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ 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 हाँ, ओके। हमको, हम ऐसे कंडीशनड हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कंडीशन, हम बन चुके हैं, हम इस तरह से बन चुके हैं कि जब हमें तुम बहुत अच्छे हो, तुम फर्स्ट हो, तुम सबसे अच्छे हो, जब ये शब्द सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहीं पर बोले यार ये आज ठीक नहीं लग रहा है, तुम ठीक से नहीं हो, ये कपड़े ठीक नहीं है, या ये व्यवहार ठीक नहीं है, जैसे ही बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे पर्सनली बोल रहा है, मेरा फायदा उठाना चाहता है, मेरा मजाक उठाना चाहता है। हम उसको पॉजिटिव, उस क्रिटिसिज्म को हम पॉजिटिव उसमें नहीं लेते। पॉजिटिव का मतलब है कि ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला है तो मेरे अच्छे के लिए बोला होगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि कौन बोल रहा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा है जिसका हमारे कहने से कोई असर नहीं है, तो हमारे ऊपर उन शब्दों का कोई असर नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, मेरा विषय है, पर किसी और समय बात कर सकते हैं उसके ऊपर। आशा करता हूं मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। हरेक के मूल्यांकन पर आपको ध्यान नहीं देना, मूल्यांकन उसी व्यक्ति के ध्यान देना है जो सही में उस आपके भला चाहता है, हित चाहते हैं, हर व्यक्ति के बारे में नहीं। हाँ सर, ओके। हाँ हाँ, यस 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 यस, यहां पर मैच्योरिटी आती है, यहां पर मैच्योरिटी आती है। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ की है? बड़ी अच्छी लग रही है। ये हाथ में क्या पहना हुआ है ये? वाह, हाँ बहुत अच्छा है ये ना, ये मोती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये शब्द जो हैं, मैंने जानबूझ के कहे थे, जो ये शब्द जो हम कहते हैं, तो हम सोचते हैं अरे नहीं यार हमारी तारीफ हो गई, और किसी ने मुझे टोक दिया, अरे यार आज का दिन खराब है, मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका, आज तो जरूर कुछ गड़बड़ है। आपने पंचतंत्र की अगर कभी कहानी सुनी हो कि एक व्यक्ति एक गैया का बछड़ा गोदी में लेकर जाता है और 4 बदमाश उसे अलग अलग रास्ते में मिलते हैं। पहला बदमाश बोलता है अरे यार तुमने सर के अपने इसके ऊपर एक लोमड़ी क्यों रखी हुई है। थोड़ी देर के बाद दूसरा बदमाश मिलता है, वो उसको बोलता है कि अरे यार तुमने ये मरा हुआ जीव क्यों रखा हुआ है। और जब तक चौथा व्यक्ति उसको बोलता है, वो अपनी अच्छी खासी गैया को छोड़ता है और भाग जाता है कि ये भूत है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के बताए हुए शब्दों को देख रहा है, ये नहीं सोचता कि जो मुझे बता रहा है वो कौन है, क्या वो बताने योग्य है या नहीं। तो सही व्यक्ति की पहचान कि जो आपको सलाह दे रहे हैं, जो आपके हितैषी हैं, वो सही है नहीं, यही एक जीवन का मैच्योरिटी कही जाती है। एक बार में बोला जाए कि आज मेरे को ये सही व्यक्ति मिलकर, बेंगलोर से आया था, बस यही है जो बोल रहा है, जरूरी नहीं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। हाँ सर, बताएं सर, मैं उधर आ जाऊं? हाँ बता, अच्छा मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, आगे है तो? हाँ सर, मैंने बताया जीवन की मैच्योरिटी ये एक दिन में नहीं हो सकता, और ना ही हर व्यक्ति आपका सही मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन ये मत सोचिए कि हर वक्त अरे यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पैंट, ये मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन आपके व्यवहार का, मूल्यांकन आपके गुणों का, ये मैच्योरिटी के हिसाब से आता है। आपको सही और गलत की पहचान करना, जब वो आएगा तब आप मूल्यांकन सही कर पाएंगे। सो अधिकारी के रूप में कैरियर के अवसर क्या हैं और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तीनों सेनाओं में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं उसी की बारे में बात करूं कि एक अधिकारी के तौर पर आप कैसे। सवाल पहला होना चाहिए कि अधिकारी का मतलब क्या है। अधिकारी अधिकारी अधिकारी, ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर, ये शब्द अक्सर में मीडिया में, न्यूज़पेपर में, किताबों में सुनने को आता है, तो उसका मतलब क्या है। तो आइए उस पर देखते हैं। पहले
किसी भी संस्थान की बुनियादी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या संगठनात्मक संरचना 3 हिस्सों में होती है, किसी भी में, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो प्राइवेट में हो या किसी अन्य सरकारी अफसर। सबसे ऊपर आते हैं ऑफिसर, उसके बाद फौज में ये शब्द आता है, एयरफोर्स का शब्द है SNCO, इसकी फुल फॉर्म सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, SNCO, या आप उसे आम बोलचाल की भाषा में सुपरवाइजर, जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीनियर सुपरवाइजर्स होते हैं। तो एयरफोर्स में उन्हें कहा जाता है SNCO, सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। नॉन कमीशन्ड क्या है या कमीशन्ड कौन होते हैं वो अगली स्लाइड में आपको मैं बताता हूं। और तीसरे लेवल पर हमारे आते हैं सैनिक, जवान या सेलर। तो मैं चर्चा करूंगा कि आप एक कमीशन्ड अधिकारी कैसे बन सकते हैं। कमीशन शब्द का मतलब क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो अगली स्लाइड में हम समझते हैं। सशस्त्र बलों में जिनको अधिकार मिलता है, काम की बात कर रहा हूं मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, काम के हिसाब से जिनके पास अधिकार होता है, किसी क्षेत्र का अधिकार, उन्हें अधिकारी कहा जाता है। सशस्त्र बलों में अधिकार का पत्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसको अधिकारी कहा जाता है। और उनको कमीशन जो है, कमीशन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार मिलती है। जितने भी अधिकारी फौज में काम करते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अधिकारी शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं, जितने भी अधिकारी भारतीय सेनाओं में काम करते हैं, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय राष्ट्रपति जी के, उनकी इच्छा के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, उनके प्लेजर पर ही वो काम करते हैं। तभी वो, अगर मैं उसको एक साधारण भाषा में कहूं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर माननीय राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। वो व्यक्ति कमीशन्ड अधिकारी होते हैं। दे वर्क एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक माननीय राष्ट्रपति महोदय आपके काम से खुश हैं, तब तक आप सेना में काम करते हैं अधिकारी के पद पर। अगर वो खुश नहीं है तो आपको सेना से बाहर कर देते हैं। और जो आपको कमीशन मिलता है वो इस तरह का होता है। ये मेरा कमीशन पत्र है जो माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का साइन किया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जो भी तात्कालिक राष्ट्रपति या उस समय के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, ये साइन किया हुआ है। ये लिखा हुआ है मार्च 2007 और नवंबर 1994। मैंने नवंबर 1994 में ज्वाइन किया था। तो ये इस तरह से आपको दिया जाता है, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर किया हुआ। ये होता है कमीशन पत्र, जिसके बाद एक अधिकारी के तौर पर आप काम करते हैं। थोड़ा पैसों की बात करी जाए, नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैरियर है तो कुछ तो होना चाहिए। तो कितना मिलता है जब आप ट्रेनिंग में होते हैं? लगभग 56-57 हजार रुपए ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है। ये ट्रेनिंग के दौरान है। और ट्रेनिंग जो है वो लगभग कुछ ब्रांचेस में, कुछ स्पेशलाइजेशन में 1 साल की होती है, कुछ में 1.5 साल की होती है। तो आप 1.5 साल तक आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा ले रहे हैं। पे एंड अलाउंसेस लगभग 1,20,000 के करीब, प्लस कुछ उस पर और अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप सियाचिन जैसी जगह में या आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी मुश्किल वाली जगह में चले जाते हैं तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, सेफ्टी के हिसाब से मिलते हैं। फिर आपको फ्री मेडिकल होता है, आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए। इंश्योरेंस लगभग 1 करोड़ का होता है जो सरकार करती है। और घर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्लब, इंस्टीट्यूट, ये सभी आपको आपकी तनख्वाह के हिसाब से या आपके अलाउंसेस के हिसाब से ये चीज़ें आपको मिलती हैं। रेल और ट्रैवल के अंदर आपको कंसेशन मिलता है। लेकिन आप 24/7, 24x7 आप ड्यूटी पर होते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप दफ्तर में जाकर 24 गुणा बैठते हैं साथ। इसका मतलब यह है जब जरूरत पड़ेगी तब आप ड्यूटी पर मौजूद होंगे। तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, आपके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। आप सब, पूरा परिवार जो है वो सब एक होकर फौज के साथ काम करता है। अगर परिवार अगर आपको सपोर्ट न करे, अगर आपको सहयोग न दे, तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना के बारे में बात करता हूं। आप चाहें तो ये नीचे वेबसाइट जो है उसको नोट कर लें। ये आधिकारिक वेबसाइट है। मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। अगर आप और जानकारी लेना चाहेंगे
मेरा अनुरोध होगा कि आप उसी आधिकारिक वेबसाइट में ही जाकर लें। आज इंटरनेट के ऊपर न जाने कितने कितने प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जो आधिकारिक नहीं हैं, तो मैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह है, तो सिर्फ आधिकारिक क्षेत्र में ही जाकर आप जानकारी लीजिए। तो भारतीय सेना की वेबसाइट जो है वो joinindianarmy.nic.in, ये भारतीय सेना की वेबसाइट है। इसके अंदर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन के बाद यानी स्नातक होने के बाद एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य एकेडमी, और दूसरा है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इन दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी में जो भी मैं इसके बाद भी बताऊंगा, एयरफोर्स और नेवी, तीनों में साल में 2 बार आपका जॉब्स का ऑफर आता है। तीनों में अलग अलग महीनों में होता है, लेकिन साल में 2 बार, हर 6 महीने में वो ऑफर निकलते हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो नॉन टेक्निकल ब्रांच में हैं, उनके लिए भी ग्रेजुएशन उनका जरूरत होता है। नवंबर और जुलाई में उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। और जो टेक्निकल ब्रांच में यानी बी टेक हैं, उनके भी साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट उसका आता है। ये ग्रेजुएशन के बाद है। 12वीं के बाद भी होते हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि यहां सभी ग्रेजुएट हैं। भारतीय नेवी में ये वेबसाइट है, सॉरी मतलब पढ़ रहे हैं ना, सॉरी बताइए। 12th के बच्चे ज्यादा हैं, दोनों हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा था इसमें सभी ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, तो फिर मैं आपके लिए अलग से ये जानकारी आपके सर के पास दे दूंगा कि 12th के बाद कौन कौन से ऑफर होते हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा था सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रहे बच्चे या ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे यहां पर हैं। भारतीय नेवी का है www.joinindiannavy.gov.in। यहां पर भारतीय नेवी की आधिकारिक जानकारी यहां पर मिलती है। भारतीय नेवी में महिलाओं और पुरुषों के लिए परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एक शब्द नया इस समय आ रहा है। पीसी परमानेंट कमीशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। जब आप पहली बार ज्वाइन करते हैं, परमानेंट कमीशन वह व्यक्ति जो मिनिमम 20 साल तक उस पर्टिकुलर सेना में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसमें रहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन वो होते हैं जो कम समय के लिए ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अगर आपका इच्छा हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और सेम आपका मेरिट भी है काम करते हुए तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों चीजें, सरकार को आपकी जरूरत है, आप उसके लायक हैं, और आपको इच्छा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़कर उस क्षेत्र से जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। नेवी में जितने भी चयन होता है उसके लिए बीटेक ही क्वालिफिकेशन है। नेवी में जो भी चयन है नेवी में वो सिर्फ बीटेक है। ये सिर्फ नेवी की ही एक यूनिक सिलेक्शन का है कि वहां पर जो बीटेक नहीं है उनका चयन नहीं होता, सिर्फ बीटेक ही नेवी के अंदर चयन होता है। या जो साइंस के विद्यार्थी हैं क्लास 12वीं के बाद, लेकिन आगे उनको बीटेक की ही डिग्री नेवी के दौरान मिलती है। उसके बाद आते हैं एयरफोर्स। ये एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट है www.indianairforce.nic.in। इस वेबसाइट पर आधिकारिक जानकारी एयरफोर्स के बारे में और एयरफोर्स में चयन कैसे है, एयरफोर्स में नया कोई एडवर्टाइजमेंट आया है उसके बारे में, चाहे आप स्नातक हों, स्नातकोत्तर हों, या आप क्लास 12वीं के बाद हों, आप किसी भी क्षेत्र पर हों, तीनों सेनाओं की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ही जानकारी है। एयरफोर्स के अंदर एक तरीका है, यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम सीडीएससी कहा जाता है। इसके लिए ग्रेजुएशन विद फिजिक्स मैथ्स या बीटेक, और इसका भी साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट आता है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच यानी जो पायलट बनना चाहते हैं, टेक्निकल ब्रांच जैसे मैं हूं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नंबर 2, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात नियंत्रण। हर वायु पट्टी के पास में एक टावर बनी होती है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं जो आसपास के वायु यातायात को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से हवा में यातायात कैसा है, वो हमारे मित्र देश का है या मित्र देश का नहीं है, ये सारी जानकारी वायु यातायात नियंत्रण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनका मैंने एक बहुत ही साधारण सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, लेकिन उनका बहुत ही मुख्य उनका काम होता है, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जो अपने आसपास में जहाज उड़ रहे हैं या रडार के ऊपर जहाज कौन सा दिख रहा है, जो एक बिंदी सी दिखती रहती है, उससे वो पहचान पाते हैं
नजर रखते हैं कि वो व्यक्ति वह जहाज ठीक से उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, वो वायु यातायात नियंत्रण एटीसी। लॉजिस्टिक्स, जितना भी सैन्य सामान, सुई से लेकर बड़े जहाज तक, कोई भी सामान, चाहे वो एयरफोर्स में हो या नेवी में हो या आर्मी में हो, जो लिया जाता है, लॉजिस्टिक्स। आपके घरों में आपकी माताजी बहुत ही बेहतरीन लॉजिस्टिक्स अधिकारी होती हैं। महीने का राशन खत्म होने से पहले वो राशन लाती हैं। ऐसा होता है? कितनी बार ऐसा घर में होता है जब आप टोकते हो, अरे यार अरहर की दाल कैसे खत्म हो गई, आज तो मेरा अरहर की दाल खाने का मन कर रहा है, और घर में अरहर की दाल खत्म हो गई। होता है कभी ऐसा? नहीं होता, क्योंकि आपकी माताजी पहले से ला के रखती हैं। एक हफ्ते का राशन खत्म होने से पहले पूरा राशन अगले महीने का आ जाता है। यानी वो एंटीसिपेट करती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है एंटीसिपेट। पहले से उस चीज के बारे में ध्यान रखना कि वो राशन, वो स्पेयर, वो फौज का साजो सामान, वो गोली बारूद, वो चीज खत्म होने वाली है, उसको हम कैसे लेकर आए। कभी घर में ऐसा होता है जब आपने डब्बा खोला, बोले अरे यार ये तो 6 महीने से हमने खाया नहीं है, ये तो पड़ा हुआ है, अचार है या कोई दाल है, कितने महीनों की पड़ी हुई है। होता है ऐसा? कभी हुआ? आपने कभी महसूस किया घर में कि कोई डब्बा खोला और देखा कि अरे यार 6 महीने से इस्तेमाल ही नहीं किए, तो बेकार हो गया, फफूंदी लग गई, इसको फेंक दो। होता है? यही चीज डेड स्टॉक, वो चीज जो बिल्कुल डेड है, जो जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपकी माताजी वही काम करती हैं, वो सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखती हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। तो लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स और एजुकेशन ब्रांच में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको स्नातकोत्तर होना जरूरी है। स्नातकोत्तर के बाद आप एजुकेशन ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हो। लगभग एक वर्ष में तीनों सेनाओं के सभी वर्गों के अधिकारियों को अगर हम मिलाएं, 6 महीने में तीनों, एक साल में नहीं, 6 महीने में अगर सभी अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों को अगर हम करें तो लगभग 500 के करीब वैकेंसी हर 6 महीने आती है। लगभग, मोटी मोटी, एक साल में 1000 वैकेंसी। आप सब कैंडिडेट हैं उसके लिए। एक साल में 1000 वैकेंसीज, लगभग, ऊपर नीचे होगा कुछ, मैं 3 सेनाओं का मिलाकर बता रहा हूं। 1000 वैकेंसीज निकल कर आती हैं अधिकारी बनने की। और अधिकारी बनने के क्या फायदे हैं, पे, वो सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हैं। पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर उसको पाना है। तो हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से तरीकों से होता है, कौन कौन सी ब्रांच होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। ये सिर्फ आपको बता रहा है एग्जाम कौन सा है। सबसे नीचे जो पिरामिड का सबसे नीचे का हिस्सा है, नंबर 1, वो है स्नातक। आपको स्नातक बनने के बाद, ये जो आप बच्चे क्लास 12वीं के बाद यहां पर आए हैं, आपके लिए भी यही लागू होता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बदले में स्नातक। तो ये जो एग्जाम है, स्नातक बनने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। एयरफोर्स का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको एफकैट कहा जाता है, AFCAT, एयरफोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, एफकैट। यह भारतीय नेवी का एक एग्जाम होता है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, INET। आप वो एग्जाम देते हैं, वो पहला है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पर है SSB का एग्जाम। ये भारत में अलग अलग जगह SSB सिलेक्शन सेंटर बने हुए हैं। आर्मी के कुछ सिलेक्शन सेंटर हैं, एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर हैं, नेवी का है। आपको वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो सबसे ज्यादा मुख्य और सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए, जिसके बारे में सबसे कम जानते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। आपकी मनोदशा कैसी है, आप ग्रुप में कैसे हैं, आप कितना मेहनत में, कितना स्ट्रेस में आकर काम कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस में आकर आप दूसरों से काम ले सकते हैं, कितना स्ट्रेस में आकर आप मिलजुल कर टीम में काम कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि टीम के साथ मिलकर, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर टीम के साथ मिलना है, वहीं पर आ रहे हैं। मनोदशा, आपकी मेंटालिटी कैसी है। मनोदशा मतलब मेंटालिटी। अकेले में तो हर कोई कर लेगा, लेकिन टीम में कैसे कर सकते हैं, आप कितने काम कर सकते हैं, वो होता है 5 दिन का मनोवैज्ञानिक, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, और तीसरा है आपका शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट, दौड़, भाग, कूद, रस्सी चढ़ना, ये शारीरिक एग्जाम है। तो ये 5 दिन का एग्जाम होता है जो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। जितना भी एंट्रेंस एग्जाम है, मैं इस चीज को शायद तीसरी या चौथी बार दोहरा रहा हूं, हम किताबें पढ़कर
हम अपने स्नातक की 12वीं की स्नातकोत्तर की किताबें पढ़कर हर व्यक्ति वही चीज पढ़ रहा है। हर व्यक्ति जो सबसे नीचे वाला पायदान है नंबर 1, वो तो हर व्यक्ति पढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप वही पढ़ रहे हैं, सब कोई वही पढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है वो जिसके साथ आपने 20-22 साल में अपनी मनोदशा बनाई है। आपकी उम्र 20-22 साल, 18 साल, तो आपकी कैसी मनोदशा बनी है, जो मनोदशा उस टेस्ट करी जाती है। और अगर आपकी सही मनोदशा होती है तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो 5 दिन का, उसमें 7 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। उसमें इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, लिखित एग्जाम होते हैं, और उसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसके लिए सर मुझे कोई गाइड दे दो, मुझे कोई किताब दे दीजिए, मैं कहां पढ़ूं। क्योंकि जो आपकी मानसिकता और मनोदशा है वो आप जानते हैं। सिर्फ उसको मापने के जो तरीके हैं वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन उस दशा पर आप कितने खरे उतरते हैं वो चीज तो आप टेस्ट होगा तभी पता चल पाएगा, या आप उसके लिए अपने आप को वैसा बनाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं आज का, मैं मजाक के तौर पर इस चीज को ले रहा हूं, आज का हमारा ये लेक्चर जो आपका एक छोटा सा व्हाट्सएप में एक मैसेज गुजरा था, वो कितने बजे का समय था? कितने बजे का, कितने बजे शुरू हुआ? तो 45 मिनट क्यों लेट हुआ? फौज आपको ये बताती है कि आपका समय, जो भी निश्चित समय है, उससे 5 मिनट कम है। अगर 8 बजे का है तो 7:55 पे आपको होना है। लेकिन क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन जाती है, 8 बजे का मतलब 8:30 बजे जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम करते हैं दोस्तों के साथ। आ रहा हूं 8 सवा 8 तक। मुझे यहां आने पर सुबह सुबह सर ने मुझे बोला कि सर थोड़ा लेट कर लेते हैं। मैं बहुत विचलित हुआ, मैं तैयार होकर बैठा था, गाड़ी तैयार थी, कहा मुझे जाना है, मैं बिल्कुल तैयार था। मैं सुबह 5:30 बजे उठकर मैंने पूरे प्रेजेंटेशन को एक बार देखा, और देखा ये नहीं उसके अंदर कोई त्रुटि तो नहीं है, मैं कहीं भाषा की गलती तो नहीं कर रहा। ये चीज है जो आपकी मनोदशा पर है। आपको ऐसा बनना है। समय का सदुपयोग किसी भी क्षेत्र में हो, आप आईएएस में हो, पीएससी में हो, एलआईसी में हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, समय का सदुपयोग, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं, सामने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे हैं। आप उस 24 घंटे का कैसे सदुपयोग कर सकते हो? अगर उसमें हम चलेंगे, अरे कोई बात नहीं यार, आधे घंटे बाद चलेंगे, इसका मतलब आपके पास समय की कदर नहीं है, या आपके पास काम नहीं है इसलिए आधे घंटे बाद चलेंगे। तो दूसरा होता है एसएसबी। जब आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आता है मेडिकल, जहां पर आपके पूरे शरीर का डॉक्टर जो है, जो निश्चित अस्पताल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो एयरफोर्स या आर्मी आपको वहां पर बुलाती है, नेवी आपको वहां बुलाती है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और जब आपको क्लियर कर लेते हैं तब लास्ट में मेरिट बनती है और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो ये लगभग 8 महीने के करीब का प्रोसेस होता है, 6 महीने से 8 महीने के बीच में लगते हैं, तब आपको सिलेक्शन उसके अंदर होता है। मैं दोबारा आ रहा हूं सीरियल नंबर 2 एसएसबी के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि वो 100-125 अभ्यर्थी जो एसएसबी सिलेक्शन के लिए आए हैं, एक बार में 100-125 आते हैं, अगर उसमें कोई भी सूटेबल नहीं है तो सबके सब निष्कासित कर दिए जाते हैं, सबके सब फेल कर दिए जाते हैं। सिलेक्शन 1, 2, 3 इतनों का सिलेक्शन हो जाता है कई बार, और ये सब कुछ आपकी मनोदशा, आपके ग्रुप, आपका व्यवहार, उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, हमारा, आप लोगों ने एक संस्कृत का एक शब्द कुछ सुने होंगे, मनसा वाचासा कर्मसा, सुना होगा। मनसा हम सोचते कैसे हैं, मन कैसे, वाचासा हम बोलते कैसे हैं, कर्मसा हम काम कैसे करते हैं। एसएसबी इन्हीं 3 के ऊपर आपको टेस्ट करता है। आप सोचते कैसे हैं, आप काम कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं। लेफ्ट में जाते हैं, सामूहिक कार्य, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है आपके एक्शंस, कर्मसा, आप कर्म कैसे करें, एक्शन कैसे कर रहे हैं, क्या आप ग्रुप के साथ मिलकर कर रहे हैं, क्या ग्रुप में किसी को मदद चाहिए, क्या आपसे कर पा रहे हैं, क्या आपके ग्रुप में अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आप किस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, क्या आप पहचान पाए हैं उन 2-3 दिनों में ही, या आप ये बोल रहे हैं नहीं यार मैं ऐसे कैसे बात करूंगा, मैं उससे बात नहीं कर सकता, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात नहीं कर रहा। होता है अनजान व्यक्ति, यार अभी तो दोस्ती नहीं हुई, अब इन्होंने टीम बना दी, कैसे करेंगे, होता है ये बातचीत। ये चीज कर्मसा। दाहिने हाथ पर देखें, साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन या लेक्चर, वो है वाचासा, आप कैसे बोलते हैं, क्या आप कन्विंस कर पाते हैं, या आप सिर्फ किताबी ज्ञान समझते हैं, या आप व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोला जाए आप उस पर बोल पाते हैं। ग्रुप में अगर ग्रुप डिस्कशन किया जाए
तो क्या आप सिर्फ लड़ नहीं यार मेरी बात सुनोगे और किसी की बात नहीं सुनोगे, या आप सबको साथ में लेकर चल पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये चीज आपके एसएसबी में टेस्ट करी जाती है। तो क्या लीडरशिप क्वालिटी इस तरह की चीजें कोई किताब है, कोई चीज जो आपको बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, कहीं से नहीं सीखी। इसी के लिए मैंने आपको शुरू में बोला सॉफ्ट स्किल। जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, तब आपको ये सब चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनसा, आपका मन कैसा है? रंग लाल, लाल रंग, अगर मैं बोलूं आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? एक शब्द, लाल रंग। गुस्सा, गुलाब का फूल। जोर जोर से बोलो। ब्लड, जोर से बोलो। खतरा, पुस्तक, सूट का रंग, डेंजर। ओके, किसी ने बोला गुलाब, किसी ने बोला ब्लड, किसी ने कहा डेंजर, किसी ने कहा कपड़ा, सूट, मुझे ध्यान आ गया। यानी एक शब्द आपके मन में एक तरह की छवि, एक तरह का विचार ट्रिगर करता है और वही विचार हमारे सामने आ जाता है। अब यही चीज अगर आपका सिर्फ नेगेटिव विचार ही चलते रहे तो वो फौज उसको मार्क करे कि नहीं यार ये सिर्फ नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो ये किस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक शब्द है, हम कंडीशनड हो जाते हैं। कंडीशनड हो जाते हैं यानी हम ऐसे बन जाते हैं। कितनी बार आपके माता पिताजी ने ये शब्द आपके सामने बुलाया होगा, हमारे जमाने में लाइफ बहुत सिंपल थी। कभी ये शब्द आया, लाइफ बहुत सिंपल थी, हमारे टाइम में बहुत सिंपल थी। तुम लोगों के पास तो मोबाइल भी है, इतने सारे चैनल टीवी के भी हैं, कभी ये ऐसे शब्द आए हैं घर में? आते हैं, रोज आते हैं। इतने सारे, क्या देखते रहते हो यार, इसमें क्या समझ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बस टिक 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 चैनल चेंज कर रहे हैं। हम कंडीशनड हो गए हैं, हम ऐसे में ढल गए हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जानकारी ऐसी आकर हमारे पर पड़ रही है, कुछ सही है, बहुत कुछ सही नहीं है। आपने टीवी खोला, आज फलाने फलाने नाले में एक भैंस गिर गई थी, और हम उसे देख रहे हैं, अरे भैंस गिर गई थी। अरे फलाने फलाने में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, और हम उसको देख रहे हैं, हम कंडीशन हो गए, उस चीज को देख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे मस्तिष्क को असर करते हैं, हमारी सोच वैसे हो जाती। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छवि आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक महिला, उम्र 55 साल, सूती साड़ी पहनी हुई है, एक पर्स उन्होंने अपने बगल में दबाया हुआ है और रबर की चप्पल पहनी हुई है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक महिला, उम्र 55 साल, पर्स दबाया हुआ है, रबर की चप्पल पहनी हुई है और कोई मेकअप नहीं किया। अगर मैं ये छवि आपके सामने बोलूं तो आपको क्या लगता है वो महिला क्या काम करती होंगी? बताइए। प्रोफेसर, हाउसवाइफ, ममता बनर्जी, मदर टेरेसा, गांव की महिला, गांव की महिला, नॉर्मल महिला, चोर, टीचर, मध्यम वर्गीय, नेता, टीचर, पीछे, प्रोफेसर, टीचर, हाउस। क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं हो सकती? क्यों उन्होंने साड़ी पहनी है, सूती साड़ी पहनी है, रबड़ की चप्पल पहनी है, मेकअप नहीं किया, इस वजह से वो टीचर हो गई, इस वजह से वो पॉलिटिशियन हो गई? क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो हो सकती हैं, कॉलेज की प्रोफेसर भी हो सकती हैं, कोई नोबेल लॉरेट भी हो सकती हैं, या कोई और इस तरह का पदवी धारण किए भी तो हो सकती हैं। हम इस तरह से ढल जाते हैं, हमारे मन में वही छवि बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास में उस तरह का समाचार, उस तरह की न्यूज, उस तरह की पिक्चर, सिनेमा का भी बहुत बड़ा है, यूट्यूब, यही छवि हमारे मन में बन जाती है। तो हम सोचते हैं कि यही है। इस चीज को देखना, इस चीज को हटाकर आपकी मन को देखना, यह काम होता है एसएसपी का, जहां पर असली व्यक्ति की पहचान हो सके। तो ये काम होता है मनसा, वाचासा, कर्मसा। सो ये टेस्ट, ये 3 होते हैं। अब आप मुझे बताइए, कोई किताब होगी क्या जहां पर आपको सिखा सके? कोई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उसके साथ हैं,
पिछले 20, 22, 18 वर्ष जो भी हमारी उम्र है, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, उन चीजों के बीच में बड़े हुए हैं, तो हम वैसे ढल चुके हैं। वो चीज देखने का काम होता है एसएसपी का। इसमें मैंने कुछ और भी चीजें लिखी हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, यानी हम कैसे इमोशन हमारे कैसे हम प्रकट करते हैं। आपने कोई व्यक्ति गुस्सा आने पर अपने कमरे में बंद हो जाता है, कोई व्यक्ति घर में चिल्ला जाता है कि यार ये या तो चिड़चिड़ा रहा है, ये इमोशनल क्वोशंट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत कैसी हो रही है, दो व्यक्तियों के साथ मिलकर, तीन व्यक्तियों के साथ ग्रुप में कैसी बातचीत होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, प्रेजुडिस कई हमारे मन में, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपको एक महिला की छवि दी, तो हमारे मन में सीधे क्या आई, घरेलू महिला, पॉलिटिशियन, घरेलू वो बना, प्रेजुडिस हमारा मन वैसे बन गया, हम वही छवि आ जाती है मन में। तो इन चीजों को देखना, इन चीजों को हटाकर आपकी मानसिक दशा पहचानना, ये काम होता है एसएसपी का। लास्ट स्लाइड, आपके जीवन में मार्गदर्शन के लिए ये मेरी वेबसाइट है। आपको किसी भी समय में अगर ये लगता है कि आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, आप ग्रुप में चाहते हैं, या आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मैं उसी पर ख़त्म करता हूं कि मैं इस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं। कहीं ना कहीं बहुत वर्षों, दशकों पहले इसी मिट्टी से जुड़े हुए थे, तो इसी व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ हासिल किया है, किसी तरीके से मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर का कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कि आप सभी लोगों से बातचीत करने का, और इंटरनेट के माध्यम से जो आपके बाकी लोग देश भर में, देश के बाहर जो भी लोग जुड़े हैं, उनके पास मैं कुछ चीज़ शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।